हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे जो 6 टॉपिक है जिसमें हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था उसका लास्ट सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। हमने टोटल 13 टॉपिक्स में हमारे जावा कोर्स को डिवाइड किया था और अब आज हम हमारा 6 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज। तो देखिए, गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज पढ़ने से पहले कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने मेमोरी के टाइप्स देखे थे। एक स्टैक मेमोरी थी और एक हीप मेमोरी थी। स्टैक मेमोरी का मतलब क्या था, जहाँ पे मेथड इन्वोकेशंस और लोकल वेरिएबल्स रहते हैं, और हीप क्या है, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही चीजें बताई थी। एडवांटेज हमने क्या बताया था कि स्टैक के अंदर जब भी मेथड्स कॉल होते हैं तो जो भी मेथड का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो मेथड क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टैक में से डिलीट हो जाता है, ठीक है, और कंट्रोल नेक्स्ट मेथड पे चला जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में हीप को कैसे पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो नल हो चुका है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अब यूसेज नहीं है, तो वो किस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्री करे, क्योंकि हीप भी एक मेमोरी है, मेमोरी तो लोकेट यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है ना, मेमोरी का यूसेज हो रहा है। तो हीप को कैसे पता चले कि उसको कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्लियर कर देना है अगर उसका रेफरेंस यूज नहीं हो रहा। तो उसके केस में आप यहाँ पे यूज करते हैं क्या, गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज। देखिए, जब हम C++ में प्रोग्राम्स बनाते थे तब ये काम जो होता था हमें मैन्युअली करना होता था, ठीक है, प्रोग्रामर को करना होता था, उसे खुद से कोड करना होता था जब उसको कोई मेमोरी को फ्री कराना होता था। जावा के अंदर क्या है, गार्बेज कलेक्शन जो होता है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या है। गार्बेज कलेक्शन इन जावा इज द प्रोसेस बाय विच जावा प्रोग्राम परफॉर्म ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो गार्बेज कलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जावा में जिसके थ्रू क्या होता है, जो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जावा प्रोग्राम्स कंपाइल टू बाइट कोड दैट कैन बी रन ऑन जावा वर्चुअल मशीन और JVM फॉर शॉर्ट, ये हमें पता ही है। व्हेन जावा प्रोग्राम्स रन ऑन द JVM ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ऑन द हीप। ये हमने कल देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, आपके हीप में, विच इज अ पोर्शन ऑफ अ मेमोरी, ठीक है। स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी देखी थी, और हीप मेमोरी में हमारे क्या स्टोर हो रहे थे, जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे थे जाके। कई बार क्या होता है, जब आप प्रोग्राम के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपको रिक्वायर्ड नहीं होते, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को कोई भी रेफरेंस नहीं कर रहा होता। उस केस में क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, वो फाइंड करता है इस तरीके के अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को और उनको डिलीट करता है मेमोरी के अंदर से और मेमोरी को फ्री कर देता है। तो ये काम है आपका गार्बेज कलेक्शन का। तो देखो, गार्बेज कलेक्शन के अगर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस मींस गार्बेज कलेक्शन इज मैनेज्ड बाय द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। JVM किस लिए यूज होती है, आपके जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन भी किसके थ्रू मैनेज्ड होता है, आपका JVM के थ्रू मैनेज्ड होता है, ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट है इसमें, ऑब्जेक्ट एलिजिबिलिटी मींस ऑब्जेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर रीचेबल, मीनिंग्स नो एक्टिव रेफरेंसेस टू देम आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। व्हाट इट मीन्स कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे थे लेकिन जब गार्बेज कलेक्शन की साइकिल चली, जिसको हम GC साइकिल भी कहते हैं, उस केस में अगर JVM ने फाइंड किया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत टाइम से कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है या उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है मेमोरी के अंदर, तो वो क्या कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को मार्क कैसे कर देता है, अनयूज्ड मार्क कर देता है और उसको एलिजिबल बना देता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। देखो, गार्बेज कलेक्शन का ही मतलब क्या हुआ, गार्बेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली कूड़ा होता है, उसको कलेक्ट करना है, यानी कि जो चीजें अब आपके यूज में नहीं आ रही या जिसको कोई भी रेफरेंस नहीं कर रहा, उसको क्या करता है, JVM कलेक्ट करता है और उसको डिलीट करके मेमोरी को फ्री कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, नो मैनुअल कंट्रोल। अब यहाँ पे आप ये देखिए, हमने क्या फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस यानी कि JVM खुद से GC की साइकिल्स को रन करके देखता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को फ्री करना है, तो वो आपको कोई मैनुअल कंट्रोल भी नहीं देगा कि आप खुद से JVM को बता सकें कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको फ्री करना है, ठीक है। तो कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होता, जबकि हम C++ में खुद से जो है हम एक्सप्लिसिटली भी हमारी मेमोरीज को डीएलोकेट कर सकते थे, लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, जावा डेवलपर्स कैन नॉट एक्सप्लिसिटली डीएलोकेट द मेमोरी। गार्बेज कलेक्शन इज ऑटोमेटिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ऑटोमेटिक भी है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है। ऑटोमेटिक है इस वजह से कोई भी मैनुअल कंट्रोल नहीं देता जावा डेवलपर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशनल कलेक्शन। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप एज अ जावा डेवलपर कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या होता है कि आप जब जीसी की साइकिल चलती है तो वो कैसे कैटेगराइज करता है ऑब्जेक्ट्स को कि किस ऑब्जेक्ट को आपको फ्री करना है और कितनी साइकिल्स आपको रन करनी है। अब देखिए कोड जो है वो तो बहुत लेंदी कोड्स होते हैं। अगर हम बार बार जीसी साइकिल चलाएंगे यानी कि गार्बेज कलेक्शन साइकिल उसमें चलाएंगे तो आपका मेमोरी यूसेज, आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जावा यूजेस अ जनरेशनल गार्बेज कलेक्शन स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या होता है, इट डिवाइड्स द मेमोरी इनटू डिफरेंट रीजन। कौन कौन से रीजन है, यंग, ओल्ड एंड परमानेंट। अब इसको आप समझिए, यहाँ पे क्या करता है ये ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर देता है 3 जनरेशंस में, यंग में, ओल्ड में और परमानेंट में। यंग जनरेशन में जो है जेवीएम कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखता है, जो अभी जस्ट रिसेंटली बने हुए। ठीक है, क्योंकि जेवीएम अज्यूम करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स अभी रिसेंटली बने हैं उनका हो सकता है कि उनका यूसेज आगे ना आए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो जब भी जीसी की साइकिल चलती है यानी कि अगर मेमोरी फ्री करने के लिए जीसी की साइकिल चलेगी तो सबसे पहले किस पे चलेगी, यंग पे। क्योंकि यंग में जेवीएम कौन से ऑब्जेक्ट्स अज्यूम करता है जो कि रिसेंटली बने हैं और हो सकता है कि इनका आगे यूसेज ना आए, उनको टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर जेवीएम यहाँ पे एग्जामिन करता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आ रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए यूज आ रहा है, तो वो उन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ओल्ड जनरेशन में। ओल्ड जनरेशन में क्या करेगा, जीसी साइकिल्स आपकी कम चलेगी। जैसे सपोज अगर यंग में आपकी हर 10 मिनट्स के बाद साइकिल चल रही है तो इसके अंदर सपोज 20 मिनट्स के बाद चलेगी। ठीक है, और ये बात ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं है कि आपका जो जीसी साइकिल यानी गार्बेज कलेक्शन साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो आपको रिसोर्सेज आपको कंटिन्यूसली यूज करने होंगे, उससे क्या होगा, प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। पहले के जो वर्जन्स थे जावा के उसमें क्या होता था, जीसी साइकिल जब भी चलती थी तो बाकी सारे प्रोग्राम्स को पॉज कर दिया जाता था, फिर वो जीसी साइकिल चलती थी और वो अपना गार्बेज कलेक्शन करती थी और वो कंप्लीट हो जाता था गार्बेज कलेक्शन, उसके बाद आपके प्रोग्राम्स वापस से रिज्यूम करते थे। हालांकि डिफरेंस बहुत कम होता था, टाइम बहुत कम लगता था, बट एक लैग फिर भी उसमें आ जाता था। लेकिन अभी थोड़े से फीचर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि ये लैग भी नहीं आता और वो जो जीसी साइकिल है उसको क्या करता है, कुछ रैंडमली अमाउंट ऑफ टाइम पे उसको बार बार रन करता है पीरियडिकली। ओके, ठीक है, तो ओल्ड तो ये हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि कुछ यंग के अंदर जेवीएम ने ऑब्जेक्ट्स देखे जिनका फ्रीक्वेंटली यूज भी हो रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो रहा है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, ओल्ड जनरेशन के अंदर। इसके बाद क्या होता है, ओल्ड जनरेशन में जो है जीसी साइकिल्स कम चलती है क्योंकि उसमें क्या कौन से ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं जिनका यूज हो रहा होता है लॉन्गर टाइम के लिए। इसके बाद ओल्ड से परमानेंट जनरेशन में कब मूव करेगा, जब यहाँ पे भी ये देखेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका थ्रू आउट द प्रोग्राम यूसेज हो रहा है। ठीक है ना, उनका रेफरेंस हमेशा कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है, तो उस केस में वो जो ओल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनको किस में ट्रांसफर कर देगा, परम जैन। इसको परमानेंट जनरेशन को परम जैन भी बोलते हैं। इसके अंदर ये उन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर देता है, तो परमानेंट जनरेशन के अंदर और भी कम जीसी साइकिल चलती है। इसका मतलब आप समझिए कि कभी भी अगर मेमोरी की शॉर्टेज आई तो सबसे पहले यंग जनरेशन को देखेगा, वहां से जो ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस में यूज नहीं हो रहे उनको फ्री करेगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा फिर वो ओल्ड जनरेशन में देखेगा और सबसे लास्ट में जाके परमानेंट जनरेशन में देखेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, हीप मेमोरी। हीप मेमोरी तो देखिए गार्बेज कलेक्शन अकर्स इन द हीप मेमोरी, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स किस में होते हैं, एलोकेटेड, हीप मेमोरी में एलोकेट होते हैं, इसलिए गार्बेज कलेक्शन भी कहाँ पे अकर होगा, आपका हीप मेमोरी के अंदर। लास्ट क्या है, परफॉर्मेंस इंपैक्ट। गार्बेज कलेक्शन कैन अफेक्ट द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर गार्बेज कलेक्शन चलता है तो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है। ठीक है, सो पर्टिकुलरली इफ इट रन्स फ्रीक्वेंटली और टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। अगर फ्रीक्वेंटली आप इसको रन कर रहे हैं या ये थोड़ा लंबा टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में जीसी साइकिल, तो उस केस से क्या होगा, आपकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गार्बेज कलेक्शन के। तो आई होप ये समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बट इस पे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको भी कवर करा है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एक एग्जाम्पल देखें। देखिए सपोज हमने एक क्लास थी स्क्वायर नाम से जिसका ऑब्जेक्ट बनाया S1। ठीक है, और S1 किसको ऑब्जेक्ट S1 जो है वो किसको रेफर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो इसका रेफरेंस काउंट क्या हो गया, 1। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और इसको भी मैंने इसको भी यहाँ पे क्या करेगा, ये रेफर करेगा, तो ये जो S1 और S2 है ये तो स्टैक में होंगे और इनके ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होंगे वो किस में होंगे, हीप में। तो सपोज अगर यहाँ पे जीसी की साइकिल चलेगी
तो वो देखेगा कि S1 को चेक करेगा कि क्या S1 किसी को रेफर कर रहा है, तो वो देखेगा कि हाँ S1 तो रेफर कर रहा है, तो इसको गार्बेज कलेक्शन में नहीं लेगा। इसी तरीके से चेक करेगा कि क्या S2 भी किसी को रेफर कर रहा है, अगर हाँ S2 भी किसी को रेफर कर रहा है यहाँ पे, तो उस केस में ये भी एक गार्बेज कलेक्शन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन थर्ड केस में आप देखिए, जब हमने क्या कर दिया, S1 इक्वल टू S2 कर दिया। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, जब हम नॉर्मल किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज को इस तरह से इक्वलाइज करते थे तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाती थी। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, रेफरेंस कॉपी होता है आपके राइट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब क्या होगा, S1 इक्वल टू S2 करा है, इसका मतलब S1 भी अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, जो रेफरेंस को S2 पॉइंट कर रहा है उसी को S1 पॉइंट करने लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा इसका रेफरेंस काउंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब यहाँ पे GC की साइकिल चलेगी तो वो यहाँ पे देखेगा कि अच्छा S1 और S2 को देखेगा कि अच्छा इस ऑब्जेक्ट को कोई रेफर कर रहा है, तो हाँ हम देख सकते हैं S1 और S2 दोनों रेफर कर रहा है, तो ये गार्बेज कलेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन जब GC साइकिल देखेगा कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको गार्बेज कलेक्शन में ले लेगा और इसको एलिजिबल कर देगा गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो ये होता है बेसिकली गार्बेज कलेक्शन। अब एक मेथड होता है यहाँ पे फाइनलाइज मेथड, उसका मतलब क्या होता है, बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड द फाइनलाइज मेथड may be called, giving the object a chance to clean up the resources. However, it is not guaranteed to run and its uses is generally discouraged. देखो फाइनलाइज मेथड का मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसकी लाइफ टाइम अगर आप देखो तो कैसे होगा कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट अनरीचेबल हुआ तो ऑब्जेक्ट को आप किसमें ऐड कर सकते हो, फाइनलाइजेशन क्यू के अंदर, जिससे क्या होगा वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो चांस आपको देगा कि आप रिसोर्सेज को क्लीन कर दें। और फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको मेमोरी रिक्लेम हो जाएगी। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को वापस से क्या कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं मेमोरी को। तो अगर इसको हम चला के देखें तो देखिए इसमें चला के देखते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था 27 नंबर का, जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को समझा था। यहाँ पे देखिए सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1.age के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर इस S1 को कर देती हूँ नल, ठीक है, इसका मतलब मैं अब कह रही हूँ कि S1 का जो रेफरेंस है वो हो जाना चाहिए 0। तो और यहाँ पे मैं एक फाइनलाइज मेथड बना देती हूँ। फाइनलाइज मेथड बनाया, यहाँ पे इसको एक बार हम हटा देते हैं। देखिए अभी हमने प्रोटेक्टेड और ओवरराइड का मतलब नहीं समझा है, ये हम आगे ओवरराइड को पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे और प्रोटेक्टेड को हम जब एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। देखो यहाँ पे इसको रेड मार्क क्यों कर रहा है, क्या कह रहा है, ओवरराइड मेथड दैट इज डेप्रिकेटेड, ये डेप्रिकेट हो चुका है मेथड। ठीक है, एंड इट इज मार्क फॉर रिमूवल। ठीक है, यानी इन्होंने ऑलरेडी इस वाले मेथड को क्या कर रखा है, डेप्रिकेटेड कर रखा है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, जनरली इसका जो यूसेज है इसको डिस्करेज किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने यूज किया और उसको हाथों हाथ आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके रिसोर्सेज को फ्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, पर चलिए अभी हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनलाइज मेथड। ठीक है, हमने यहाँ क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर दिया, नल कर दिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को अब कोई भी रेफर नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को रन करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट को रन करा, यहाँ पे नेम लिखते हैं हम कुछ भी, लाइक मैं मेरा ही नाम लिख देती हूँ शालिनी। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज दे रखी थी पहले, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को एज की वैल्यू डायरेक्ट दे दी थी और यहाँ पे नाम ले लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए फाइनलाइज मेथड कॉल नहीं हुआ है ना, जबकि हमने S1 को नल कर दिया था, बट फिर भी फाइनलाइज मेथड कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, हाउएवर इट इज नॉट गारंटीड टू रन। तो आप लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फाइनलाइज मेथड को लिख सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये मेथड हमेशा रन होगा अगर आप रिसोर्सेज को फ्री करना चाहते हैं। तो इसलिए इसके यूसेज को भी क्या करा जाता है, जनरली डिस्करेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑप्टिमाइजेशन। डेवलपर्स कैन ऑप्टिमाइज द प्रोसेस इनडायरेक्टली थ्रू दी कोड प्रैक्टिसेस लाइक सेटिंग अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स रेफरेंसेस टू नल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेवलपर जो है अपने प्रोसेसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया कि जैसे अगर S1 जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मुझे यूज नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को क्या पॉइंट कर दिया, नल पॉइंट कर दिया। तो जब भी GC की साइकिल चलेगी तो वो देख लेगा कि इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या हो गया है, नल हो गया है, तो वो इसको गार्बेज कलेक्शन में एलिजिबल कर देगा।
एक क्या है थर्ड पॉइंट, system.gc कॉल। While system.gc suggests that JVM performs garbage collection, तो आप क्या कर सकते हो, system.gc कॉल दे सकते हो जिससे कि आप JVM को बता सकते हो कि वो अब गार्बेज कलेक्शन को परफॉर्म कर सकता है। बट देखो ये भी गारंटीड नहीं है, यहाँ पे लिखा है देखो इट्स नॉट ए गारंटी, ये भी गारंटीड नहीं है कि अगर आपने ये कॉल का सजेशन दिया तो JVM उसको डेफिनेटली रन करेगा ही करेगा, ठीक है, बट आप सजेस्ट कर सकते हो यहाँ पे JVM को। तो ये था हमारा गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज मेथड। आई होप इसके पॉइंट्स आपको समझ में आए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे देखिए प्रोग्राम में फाइनलाइज चला नहीं, बट आई होप थ्योरेटिकली आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनलाइज का क्या यूसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हम एक बार रिवाइज करके देखें तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, हमने टोटल 10 टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। प्रोसेस वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने समझा, इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स यहाँ पे हमने समझे, ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन और यूसेज को हमने देखा, क्लासेस वर्सेस ऑब्जेक्ट का डिफरेंस हमने देखा, दिस कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड क्या होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस हमने यहाँ समझी, कंस्ट्रक्टर्स देखे, कोड ब्लॉक्स देखे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो हमने समझा, फिर प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स को कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, वेरिएबल्स का स्कोप कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, और गार्बेज कलेक्शन एंड फाइनलाइज हमने आज पढ़ा। तो देखो ये टॉपिक काफी लंबा था, 6th वाला जो चैप्टर था, बट आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई MCQ आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।